हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 11th के एनसीईआरटी कर रहे थे और क्लास 11th के एनसीईआरटी में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों कंप्लीट करा दिया है पहले ही। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर नंबर 1 और 2 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हमारी यूनिट 1 भी कंप्लीट है। यूनिट 2 का पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, जिसमें हमें तारे कैसे बनते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यानी आज आप क्रस्ट, मेंटल कोर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी तो कंपलसरी है भाई, करनी ही करनी है। आप इसे स्किप करके ना जाएं एग्ज़ाम देने से पहले। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। डिटेल में पढ़ेंगे और हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। ठीक है, आप सबको पता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट से लेकर कोर तक के सभी पदार्थ होते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर्स होती हैं मेजर। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, यानी पृथ्वी के केंद्र की बात करें, पृथ्वी के सेंटर पॉइंट की बात करें, तो आपके एनसीईआरटी में 6370 किलोमीटर दे रखा है। वैसे ये एग्जैक्ट है 6371 किलोमीटर, पर अगर ऑप्शन में 70 है तो आप 70 ही टिक करना। ठीक है, तो 6370 किलोमीटर की गहराई पर जाकर कौन देखेगा कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, किस तरीके के पदार्थ हैं, कैसी है, मेल्ट है, द्रव है। तो इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए ना कुछ स्रोत होते हैं, कुछ सोर्स होते हैं। तो सबसे पहला है भाई प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट जो सोर्स होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध जो ठोस पदार्थ है वो है भाई चट्टानी। चट्टानें क्या है? चट्टानों को देखने से हमें पता चलता है, जो खानों से चट्टानें निकलती हैं उनसे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ सोने की खानें जो है 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। अब इतनी गहराई में जा पाना ही असंभव है। 3 से 4 किलोमीटर आप अर्थ के अंदर नहीं जा सकते, है ना। तो इस चीज़ से जाने के लिए फिर भी वैज्ञानिक जो है छानबीन करते हैं, तो इनके लिए कुछ सोर्स की ज़रूरत होती है। अब ये जो सोर्स होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो अर्थ के अंदर घुस के देखना कि अर्थ अंदर से कैसी है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वैसे तो आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके जो खान्स होती हैं, जो माइंस होती हैं, उनमें जाके हम पता लगाते हैं किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो गहरे समुद्रों में आपका जो प्रवर्धन परियोजना है, यानी डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता है और इंटीग्रेटिंग ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता है, ये आज तक का सबसे गहरा ड्रिल है, जो कि आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ठीक है, यानी आज तक का सबसे गहरा, अगर हम पृथ्वी के अंदर ड्रिल की बात करें तो वो कौन सा है? प्रवेदन यानी आप गड्ढा भी कह सकते हो, ड्रिल यानी छेद भी आप कह सकते हो। तो ये है भाई कोला, जो कि 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं और कुछ आपकी और भी जो गहरी खुदाई परियोजना है, इनके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के विश्लेषण से, क्योंकि जो खुदाई करते हैं फिर अंदर से चट्टानें निकलती हैं, पदार्थ निकलते हैं, और उन चट्टानों से, उन पदार्थों से हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो इन्हीं से ही हमें आंतरिक संरचना के बारे में पता चला है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार। देखो, आप सबको पता है ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें जो मटेरियल बाहर आता है, लावा बाहर आता है, उसके साथ गैसेस बाहर आती हैं, तरल पदार्थ, वाटर वेपर, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। अब ये बताइए, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से। तो जो ज्वालामुखी है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से जानकारी देते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी है वो हमें सीधे सीधे बताते हैं कि भाई पृथ्वी का आंतरिक भाग मैग्मा की फॉर्म में भी है, तभी तो वो बाहर आ रहा है मेल्ट होके। तो ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है, तो ऑप्शन में ज्वालामुखी था। तो ज्वालामुखी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी देते हैं। अब अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें, यानी इनडायरेक्ट स्रोत, जिनसे हमें ऐसे सोर्स जिनसे हम जानकारी लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कि हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी अंदर से ऐसी होगी। जैसे देखो, पृथ्वी के धरातल में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं गहराई जैसे जैसे पृथ्वी की बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो पदार्थ है उनका घनत्व भी बढ़ रहा है ना।
क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है, दबाव में वृद्धि हो रही है, घनत्व भी बढ़ रहा है। तो इन सब की परिवर्तन को देखते हुए अलग अलग गहराई पर जो हमारे पदार्थ हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर भी अलग अलग है, अलग अलग लेयर्स में दबाव भी अलग अलग हैं, क्योंकि जो दबाव है ना वो करोड़ तक जाता जाता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दबाव जितना ज़्यादा बढ़ेगा पृथ्वी के इंटरनल लेयर पर, उतना ही ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, दबाव भी उतना ही बढ़ता जाएगा। आप सिंपल सी बात है, आपके ऊपर आप भाई एक ऊंचे से पर्वत पर बैठे हो, ठीक है, और उस पर्वत पर आपका दबाव बढ़ रहा है, और उसी पर्वत पर जाके लाखों लोग जाके खड़े हो जाएं तो उसका भी थोड़ा दबाव, प्रेशर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ पे दबाव बढ़ता है। अब ये तो हो गया तापमान, घनत्व, और आपका जो भी घनत्व है, तापमान है, दबाव है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत है जिनसे हमें पृथ्वी की जानकारी मिलती है। दूसरे अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो वो उल्काएं हैं जो कभी कभी हमारी पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है। इन उल्काओं के अध्ययन से ये माना जाता है जैसी उल्का होती है ना, ऐसी हमारी पृथ्वी है, और इन उल्काओं के अध्ययन से पता चलता है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ठीक है, क्योंकि उल्काएं हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती होती है भाई, ठीक है। तो इसी उल्काओं के अध्ययन से, क्योंकि ये वैसे ही पदार्थों के पिंडों से बनी है, वैसे ही ठोस पिंडों से बनी है जैसी हमारी पृथ्वी बनी है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उल्काएं होती हैं वो भी एक अप्रत्यक्ष स्रोत मानी जाती है। और इनके अलावा कुछ और आपके अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, जैसे भाई आपका गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है, भूकंप है। भूकंप को आप प्रत्यक्ष में नहीं डालोगे, अप्रत्यक्ष में डालोगे। तो ग्रेविटी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गई, भूकंप हो गया, इक्वेटर हो गया, ये भी सारे अप्रत्यक्ष स्रोतों में आते हैं। प्रत्यक्ष स्रोतों में क्या आता है? ज्वालामुखी। भूकंप किस में आएगा? अप्रत्यक्ष स्रोत में। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। पीजीटी स्टूडेंट्स के तो बनते ही बनते हैं, और टीजीटी में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है, कौन सा अप्रत्यक्ष है, ठीक है। क्योंकि भाई गुरुत्वाकर्षण बल कैसे इफेक्ट करता है, विभिन्न अक्षांशों पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग अलग होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम ग्रेविटी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम पर आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर कैसा होता है, बिल्कुल कम होता है, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और वही सेंटर से दूरी की बात की जाए तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण ही ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। धरातल पर बात करें तो धरातल पर तो ध्रुवों पर अधिक रहेगा और भूमध्य रेखा पर कम रहेगा। पृथ्वी के सेंटर की बात करें तो वहां पर ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अलग अलग जगह पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता है, वो भी अलग अलग होती है, अलग अलग कारकों के द्वारा इफेक्ट होती है, और इसी भिन्नता को क्या कहते हैं भाई? गुरुत्व विसंगति यानी ग्रेविटी एनोमैली के नाम से जाना जाता है। विसंगति, गुरुत्व विसंगति किसे कहते हैं? जब अलग अलग जगह पर आपका अलग अलग ग्रेविटी होती है तो उसे गुरुत्व विसंगति के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय सर्वेक्षण, चुंबकीय सर्वेक्षण भी हमें, जो हमारी क्रस्ट है उसमें चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, और वो चुंबकीय पदार्थ इफेक्ट करते हैं चुंबकीय सर्वेक्षण को। अब इनसे भी हमें कहीं ना कहीं पता चलते हैं कि क्रस्ट में कहाँ पर चुंबकीय पदार्थ ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ये भी हमें जानकारी देते हैं। उनके साथ साथ भूकंपीय गतिविधियाँ, ये भी हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि पी तरंगे, एस तरंगे कहीं पर एंट्री कर पाती हैं, कहीं पर नहीं कर पाती, एल तरंगे सिर्फ धरातल पर आती है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं जो कि हमारे इफेक्ट करते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि कौन से प्रत्यक्ष स्रोत है, कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत है। अब मैं ये बता दूं, ये क्लास आपके पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भूकंप वगैरह के बारे में पूरा डिटेल से है, और भूकंप आपका सीधा टॉपिक है, ज्वालामुखी भी टॉपिक है। अब भूकंप की बात करें तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, ये भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। भूकंप का मीनिंग होता है भाई पृथ्वी का कंपन यानी पृथ्वी का कांपना। ये आपका एक नेचुरल एनोमिना है, ठीक है, घटना है। ऊर्जा निकलने के कारण ही आपकी तरंगे पैदा होती हैं और चारों ओर सभी दिशाओं में भूकंपीय तरंगे फैल जाती हैं। ये होती हैं आपकी 3 तरंगे, ध्यान से देख लो। ये होती है पी तरंगे, जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर सबसे पहले पैदा होती है। पी के बाद एस तरंगे पैदा होती है। पी को प्राइमरी वेव कहते हैं, एस को सेकेंडरी वेव कहते हैं। और धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे कहते हैं, और ये सिर्फ धरातल पर चलती है। पृथ्वी पर जितना विनाश होता है एल तरंगों से होता है। गॉट इट?
अब पृथ्वी पर कंपन क्यों होता है भाई? जब भी आपकी भ्रंश होता है ना, भ्रंश यानी दो चट्टानी खंड एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को भ्रंश कहते हैं। तो उसमें दरारें भी पड़ती हैं और खाइयाँ भी बनती हैं। तो जब भी भ्रंश होता है तो इनके किनारों पर से आपकी ऊर्जा निकलती है और दरारें भी पड़ती हैं, ठीक है। और भ्रंश के दोनों तरफ जो शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो ऊपर शैलखंड दबाव डालते हैं। आपस का घर्षण उन्हें आपस में बांधे भी रखता है और अलग होने के कारण धीरे धीरे आपका एक ही समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, घर्षण क्या होता है? दो चट्टानें हैं, या तो एक दूसरे से नज़दीक आएंगी या दूर जाएंगी। जब चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनके आपस में घर्षण की वजह से चिपकती भी हैं और दूर भी होती हैं, और इसी वजह से खिंचाव भी पैदा होता है, जिसे भ्रंश कहते हैं। ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा सभी दिशाओं में गतिमान हो जाती हैं, और जिस पॉइंट से ये ऊर्जा निकलती है उसे भाई उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। अर्थक्वेक फोकस के नाम से जाना जाता है, जहां से आपकी ऊर्जा निकलती है। गॉट इट। अब दूसरी बात, जहां पर सबसे पहले ये सतह पर पहुंचती है, ठीक है। अब इस उद्गम केंद्र का एक नाम हो रहा है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर किसे कहते हैं? आपकी उद्गम केंद्र को ही हाइपोसेंटर के नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक फोकस को ही बोलते हैं हाइपोसेंटर। अब ये जो तरंगें निकल गई अलग अलग दिशाओं में गति करती हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, और हमारे भूतल पर वो पॉइंट जहां पर ये उद्गम केंद्र के बिल्कुल समीप होगी वो कहलाएगा एपिसेंटर। एग्जाम में आपका फोकस और एपिसेंटर दोनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दोनों आपको लर्न रखनी होंगी डेफिनेशंस कि अर्थक्वेक फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। तो जिस पॉइंट से आपका भूकंप पैदा होता है वो तो वही होता है आपका उद्गम केंद्र, और इसके निकट बिल्कुल जिस पॉइंट पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, तरंगे वर्ड यूज होगा ना, तो वो होगा भाई भूकंपीय तरंगे अलग दिशा में चलती हुई जिस पॉइंट पर पहुंचती है वो होगा एपिसेंटर। तो दोनों की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखना। और एक चीज और, अधिकेंद्र हमेशा उद्गम केंद्र के 90 डिग्री के कोण पर होता है, ये चीज भी आप याद रखोगे। और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, PSL तरंगों को, और अधिकेंद्र बिल्कुल आपके उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर होता है। गॉट इट। ये सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। अब आता है आपका भूकंपीय तरंगे। मैंने आपको पहले बता दिए भाई, जो भूकंप होता है आपका लिथोस्फीयर में ही आते हैं, स्थलमंडल में आते हैं, ठीक है। और स्थलमंडल धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो पार्ट है, पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की जो गहराई वाला पार्ट है उसे स्थलमंडल कहते हैं। अब आपका जो भूकंप, ये मापी यंत्र हद से ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होता है, सबको पता है, सिस्मोग्राफ, जिसे भूकंप मापा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें 3 भूकंपीय तरंगें प्रदर्शित होती हैं। वैसे तो मेनली आपकी 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती है। सबसे पहले 2 ही प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं, एक होती है बॉडी वेव, दूसरी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव जिसे भूगर्भिक तरंगें कहती है, जो सिर्फ भूगर्भ में रहती है, धरातल पर नहीं आती, ठीक है। ये जो भूगर्भिक तरंगें हैं उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त करने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं भूगर्भिक तरंगे। जो भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय सैलों के बीच नई तरंगे भी पैदा होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे आपकी भाई धरातल तक जाती है, इसलिए इन्हें धरातलीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। सभी तरंगों का घनत्व अलग अलग होता है, स्पीड अलग अलग होती है, सब कुछ अलग अलग होता है। 1 मिनट, ओहो बैक हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। तो सभी तरंगों का आपका सब कुछ अलग अलग होता है, धरातल अलग, ठीक है, सॉरी धरातल अलग भी, धरातल भी अलग ही होता है, पदार्थ अलग होता है, घनत्व अलग होता है। तो सबसे पहले जो भूगर्भीय तरंगे होती हैं यानी बॉडी वेव जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो P तरंगे और दूसरी होती है भाई आपकी S तरंगे, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये 2 तरंगे होती हैं। सबसे पहले भूगर्भीय तरंगे, दोनों भूगर्भ में रहती हैं, बाहर नहीं आती। अब आपकी जो भी पी तरंगे हैं वो सबसे पहले पैदा होती है, इसलिए प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, ठीक है। गैस, तरल और ठोस तीनों में से ये गुजर सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट जो एस तरंगे हैं पी तरंगों के कुछ अंतराल के बाद पैदा होती हैं और इन्हें इसलिए द्वितीयक तरंगे कहते हैं, और ये ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है, यानी जहाँ पर सॉलिड पार्ट होगा वहाँ पर ये चलती हैं, ठीक है। द्रवीय यानी लिक्विड में ये लुप्त हो जाती है, ये चीज़ आप याद रखोगे एस तरंगों के बारे में। तो एस तरंगे हमें ये समझाती हैं जिस पार्ट में से एस तरंगे नहीं गुजर सकती, तो हमें पता चलता है कि भाई पृथ्वी का वो पार्ट आपका कैसा है, द्रवीय अवस्था में है, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट तौर पे हमें बताती है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है।
समझ में आ गया। तो तीसरी होती है भाई धरातलीय तरंगे, ये हमारे धरातल पर आती हैं। भूकंप सिस्मोग्राफ पर धरातलीय तरंगों को ही अभिलेखित किया जाता है, मापा जाता है। बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इमारतें गिर जाती हैं, चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह सरक जाती है, ठीक है। तो हमें जो नुकसान होता है वो धरातलीय तरंगों से होता है। अब आपका जो भूकंपीय तरंगे, इनका संचरण कैसे होता है, ये आपकी सैलों में कंपन होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, ठीक है। ये आप छोड़ दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, अब ये है छाया क्षेत्र का उद्भव, जहाँ से पीजीटी में क्वेश्चन आता ही आता है। भूकंप लेखी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना जहाँ पर आपकी कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँच पाती, यानी कुछ एरिया ऐसा होता है जिसमें कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ वहाँ पर उन्हें नहीं माप सकता, और इसी ही एरिया को आपका कहते हैं शैडो जोन यानी भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब इसमें विभिन्न घटनाओं से हमें पता चलता है कि जो पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, जो पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र है ना, वो अधिक केंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, और ये आपका 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने का ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। देखो ये याद रखना आपको, आपको ये चीज़ याद रखना है कि वैज्ञानिकों का मानना है अधिक केंद्र से, एपिसेंटर से, जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, यानी हमारी अर्थ के अंदर का ये वो पार्ट है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का पार्ट, जहाँ पर आपकी कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती सिस्मोग्राफ के द्वारा। ये शैडो जोन के नाम से जाना जाता है। अब 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में आपके एस तरंगे नहीं पहुंच पाती, 105 डिग्री के परे वाले एरिया में, ठीक है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक बड़ा है। एस तरंगे बहुत ज़्यादा एरिया पर नहीं पहुंच पाती, पी तरंगे तो फिर भी बहुत कम, ठीक है। भूकंपीय अधिकेंद्र केंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र ना केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। हमारी पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक वाले एरिया पर एस तरंगों का छाया क्षेत्र है भाई, ठीक है। अब आप थोड़ा मैप से देखो, ये रहा डायग्राम, बिल्कुल एडजेक्ट की हम बात करें इसमें तो 105 डिग्री से 145 लिख रहा है, बिल्कुल एडजेक्ट है 103 डिग्री से 143। देखो ये है पी तरंगों का छाया क्षेत्र, 103 डिग्री से 142 लिखा हुआ है, 143 आ सकता है, 145 आ सकता है, और यहाँ पर भी ये है पी तरंगों का छाया क्षेत्र, ये वाला 103 से 142। तो पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो है 103 डिग्री से 142 डिग्री तक। एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो काफ़ी वाइड है भाई, 103 डिग्री से परे वाला पूरा एरिया जहाँ पर एस तरंगे नहीं पहुंच पाती, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया होता है। तो एस तरंगों का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, गॉट इट। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब भूकंप की माप रिक्टर स्केल पे की जाती है, आप सबको पता है, और इसी से जो ऊर्जा विमुक्त होती है उससे हमें पता चलता है कितने डिग्री का भूकंप आया है। 0 से 10 पॉइंट तक होती है, और उसके बाद आपके इसकी जो तीव्रता है, कितना इंटेंसिटी स्केल की बात करें, कितनी तीव्रता है, कितनी गहनता है, ये मर्केली स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? मर्केली स्केल से मापा जाता है, जो कि मर्केली महोदय ने बनाया था। मर्केली स्केल से हमें पता चलता है कि हमें कितनी हानि हुई है, ठीक है। रिक्टर स्केल से पता चलता है कि 6.9 आया है, 5 आया है, 7 आया है, बट मर्केली स्केल बताता है हमें कितनी हानि हुई है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है, गॉट इट। अब देखो ये सारे आपके भूकंप के प्रभाव है, पढ़ लेना। देखो सबको पता है भाई भूकंप आने से क्या क्या होता है, ठीक है। ये आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट पढ़ लेना, सीधे सीधे, कुछ नहीं है इसमें। अब इसके बाद सुनामी आती है। सुनामी क्या होती है? जब समुद्र में आपका भूकंप आएगा ना तो उसे सुनामी कहेंगे। सुनामी किसे कहेंगे? सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये लहरें होती हैं जो भूकंपीय तरंगों की वजह से पैदा होती हैं। यानी जब समुद्र में भूकंप आएगा उसकी वजह से लहरें पैदा होंगी तो उसे कहेंगे आपकी सुनामी। यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंपीय तरंगे पैदा होती है, समुद्री लहरें, सुनामी पैदा होती है, जो कि बहुत विनाश करती है तटीय इलाकों में। अब भूकंप की आवृत्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा भाई देखो जो भूकंप है रिक्टर स्केल पर अगर 8 से अधिक है
तो भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं। हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर आते रहते हैं, पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप बहुत कम संभावना है कि इतने भयानक भूकंप भी आते हैं। ठीक है, इतने भयानक भूकंप बाकी नहीं आते। अब आता है आपका पृथ्वी की संरचना कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो सबसे पहले आता है भाई क्रस्ट। क्रस्ट की बात करें, पृथ्वी का सबसे भारी भाग है, सबसे भंगुर भाग है। ठीक है, और महाद्वीप जो भूपट्टी की मोटाई है महाद्वीप में अलग है, महासागरों में अलग है। और आपकी भूपट्टी की मोटाई महासागरों में महाद्वीपों की तुलना में कम है, यानी ज़्यादा मोटाई महाद्वीपों में है। महासागरों के नीचे भी इनकी एवरेज अगर मोटाई की बात करें सिर्फ 5 किलोमीटर, और महाद्वीपों में 30 किलोमीटर है। तो क्रस्ट की जो मोटाई है वही महाद्वीपों में ज़्यादा है 30 किलोमीटर, और महासागरों में केवल 5 किलोमीटर है। और अगर पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच बात करें तो वहाँ पर इनकी मोटाई और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हिमालय पर्वत की बात करें तो वहाँ पर क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर तक है। भूपट्टी आपकी चट्टानों से बनी है। ठीक है, जो भूपट्टी है चट्टानों से बनी हुई है, और इसलिए इसका घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। महासागरों के नीचे भूपट्टी की जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? बेसाल्ट से। इसलिए देखो, महाद्वीपों के जो भाग है क्रस्ट के वो ग्रेनाइट चट्टानों से बने हैं, महासागरों के बेसाल्ट से बने हैं। इतना आप याद रखोगे। महासागरों के नीचे जो क्रस्ट का घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखो आपको डायग्राम भी दे दिया है, एक बार इसको भी स्टडी कर लेना। ये भाई इसमें मत जाना, ये गलत है। 6370 या 71 यही करेक्ट है। तो ये आपकी स्थल मंडल जो कि 200 किलोमीटर की मोटाई तक होती है। फिर दुर्बलता मंडल आता है। दुर्बलता मंडल आपके मेंटल लेयर में आएगा जो कि आपके 200 से 400 किलोमीटर की डेप्थ पे होता है। ठीक है, और 2900 किलोमीटर से लेकर फिर 6370 या 71 किलोमीटर तक पृथ्वी का क्रोड होता है। आउटर क्रोड द्रव अवस्था में है, इनर क्रोड ठोस अवस्था में है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ आवर अर्थ, इंटरनल अर्थ मेंटल लेयर, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल आपकी इसी लेयर में है। 400 किलोमीटर तक आकी गई है दुर्बलता मंडल। और ज्वालामुखी जब फटते हैं ना तो उनमें जो लावा बाहर आता है वो इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर वाले पार्ट से आता है, ये माना जाता है। ये इसका प्रमुख स्रोत यही है, यानी दुर्बलता मंडल ही प्रमुख स्रोत है ज्वालामुखी का, और इसका घनत्व भूपट्टी के चट्टानों से अधिक है। ठीक है, अगर घनत्व की बात करें तो वो भाई 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। और ऊपरी भाग मिलकर भूपट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर ही आपका लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो कि 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। यानी आपके मेंटल का ऊपरी भाग और पूरी क्रस्ट, इसे बोलते हैं स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। गॉट इट। 200 किलोमीटर के बाद आपकी एस्थेनोस्फीयर शुरू हो जाती है, जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। और दुर्बलता मंडल जब खत्म हो जाती है तब ठोस अवस्था शुरू हो जाती है पृथ्वी की। आखिरी भाग आता है पृथ्वी का क्रोड, जिसे इंटरनल पार्ट कहते हैं। क्रोड जो है 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू हो जाता है। पहले आता है आउटर कोर, फिर इनर कोर। आउटर कोर आपका तरल अवस्था में है और इनर कोर ठोस अवस्था में है। मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, और केंद्र में यानी 6370 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी अगर पृथ्वी के केंद्र का घनत्व आपसे पूछा जाए तो वो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये आप याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी के क्रोड के इंटरनल पार्ट का। क्रोड आपका निकिल और नीफे लोहे से बना है, फेरम और निकिल से, इसलिए Ni और Fe मिलकर इसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। इसे बैरिस्फीयर भी कहते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि बैरिस्फीयर किसे कहा जाता है तो इनर कोर को ही कहा जाता है। गॉट इट। ठीक है भाई, तो आपका भूकंप टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका भूकंप के साथ साथ हमने कंप्लीट कर लिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। आज की क्लास में आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, ये याद रखना। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं एनसीईआरटी से एक ही चैप्टर में। अब देखो, ज्वालामुखी का सबको पता है। ज्वालामुखी क्या होता है? वो छेद होता है, वो स्थान होता है जहाँ से गैसें, राख या तरल, चट्टानी पदार्थ और लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँच जाता है। यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो, अभी निकल रहा हो। देखो, जो छेद जहाँ से हमेशा ही कुछ ना कुछ निकलता रहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखोगे। और
अब आप देखो ज्वालामुखी में क्या क्या निकलता है। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो लावा के प्रवाह होता है, लावा में जमे हुए टुकड़ों का मलबा भी निकलता है। आपकी ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैसें कौन कौन सी होती है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, ये सारी गैसेस निकलती हैं आपकी जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसकी प्रवृत्ति और धरातल पर जो आकृतियां बनती है उनके आधार पर आपके अलग अलग टाइप के ज्वालामुखी होता है। सबसे पहला होता है भाई शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी यानी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर जितने पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी हैं, ठीक है। केवल बेसाल्ट जो प्रवाह वाले ज्वालामुखी है ना उनको छोड़ दो। शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, हवाई आइलैंड जो कि प्रशांत महासागर में है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। और जैसे जैसे तरल, देखो ये है शील्ड ज्वालामुखी है, ये पिक्चर देख लो, इसे बोलते हैं शील्ड ज्वालामुखी। इस तरीके से होता है ज्वालामुखी का उद्गार, ठीक है। ये जो गड्ढा है बनाया हुआ है ना ऊपर, इसे काल्डेरा कहते हैं, क्रेटर बोलते हैं, काल्डेरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो तरल जो लावा है जब ये ठंडा हो जाता है तो उससे बनते हैं शील्ड, पूरा एक शील्ड बन जाता है। बहुत ज़्यादा तरल होता है, ढाल इतना ज़्यादा तीव्र नहीं होता, दूर तक फैल जाता है, ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट भी होते रहते हैं। फुहारे के रूप में इस ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता है ना वो फव्वारे के रूप में निकलता है। जैसे आपके फव्वारे में पानी निकलता है ना, ऐसे क्षेत्र करके लावा बाहर आता है और एक कोन बना देता है, एक शंकु बना देता है, और इस शंकु को बोलते हैं सिल्डर शंकु। तो शील्ड ज्वालामुखी से ही आपके शंकु भी बनते हैं। देखो ये बन रहा शंकु, ठीक है, ये छोटा सा शंकु बन रहा है, इसे बोलते हैं शंकु। उसके बाद सेकंड आते हैं कंपोजिट वोल्केनो यानी मिश्रित ज्वालामुखी। बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे, गाढ़ा, चिपचिपा। देखो अगर तरल निकल रहा है, आपका लावा तरल है यानी उसमें बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में ज़्यादा है तो आपका बनेगा शील्ड ज्वालामुखी। अगर आपका लावा बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा है, चिपचिपा है, तो बनेगा भाई मिश्रित ज्वालामुखी। गाढ़ा और चिपचिपा लावा जब बाहर आता है भीषण विस्फोट होता है भाई, बहुत ज़्यादा है, और राख भी धरातल पर आ जाते हैं, पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक है, पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और परतों के रूप में आपस में जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो ज्वालामुखी होते हैं उसे बोलते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। ये रहा, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता, गाढ़ा और चिपचिपा होता है ना, तो वहीं की वहीं जम जाता है। तो इस तरीके से इसमें लेयर्स भी होती हैं, तो इसलिए इसे मिश्रित ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अब ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ज्वालामुखी का वो छेद, ऊपर वाला छेद जिसमें से चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है, तो ये होता है काल्डेरा बोलते हैं इसे। कुंड कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, काल्डेरा मिलेगा। जो गड्ढा बन जाता है ना, इसी गड्ढे को, और लावा के गिरने से जो गड्ढे बन जाते हैं इसे ही काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। ये छोड़ो तुम, इसे ही काल्डेरा कहते हैं। और ये बहुत विशाल होते हैं जिनमें से लावा बाहर आता है। नेक्स्ट आता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये बहुत अधिक तरल लावा, बहुत ज़्यादा लिक्विड लावा होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाता है, हज़ारों आपके वर्ग किलोमीटर घने एरिया को कवर कर लेता है, 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाता है। भारत का जो दक्कन ट्रैप है, भारत का जो दक्कन का पठार है, जिसे आज हम महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, वहाँ पर जो ज्वालामुखी पाए जाते थे ना, वो था भाई बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी, तो याद रखना, ठीक है। अब आता है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है ना, मध्य महासागरीय कटक, वैसे भी आपकी महासागरों में मिलती है मध्य महासागरीय कटक, महासागरों में होता है ये ज्वालामुखी विस्फोट। देखो महासागरों में भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। और ये एक कटक जो होते हैं ना, कटक किसे बोलते हैं, पतले पतले लंबे पर्वतों को, पतले पर्वत होते हैं और लंबे होते हैं, महासागरों के नीचे होते हैं, ठीक है, उसके पानी के नीचे, तो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबे होते हैं, महासागरीय बेसिनों में फैले रहते हैं। बेसिन यानी नीचे वाला एरिया, इनके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो स्किप इट। फिर ज्वालामुखी आकृतियाँ, कि ज्वालामुखी क्या क्या लैंडफॉर्म बनाती हैं। तो कुछ ज्वालामुखी से देखो पृथ्वी के अंदर भी आकृति बनती है, पृथ्वी के बाहर तो आपने अभी पढ़ी शील्ड ज्वालामुखी, सिल्डर शंकु, आपने मिश्रित ज्वालामुखी पढ़ा, तो आपने बहुत सारी आकृतियाँ पढ़ी। अब अंदर क्या क्या बनता है, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा बाहर निकलता है, ठंडा होता है, आपकी चट्टानें बनती हैं। तो जो चट्टानें ज्वालामुखी से स्टार्टिंग में बनती है उन्हें बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। लावा का ये जमाव फिर धरातल पर पहुंच जाता है और उसके बाद शैलो में यानी परतों में जमा हो जाता है। लावा के ठंडे होने के स्थान पर आग्नेय शैलो का कुछ वर्गीकरण किया गया है, ठंडे होने के स्थान पर, यानी कुछ चट्टानें, कुछ लावा जल्दी ठंडा हो जाता है, कुछ देर से ठंडा होता है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो जब आपका ज्वालामुखी शैल यानी जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, ठीक है, तो वो होगी ज्वालामुखी चट्टानी। और जब लावा धरातल के नीचे ही यानी धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है, तो उसे बोलते हैं पातालीय चट्टानी। अब देखो नाम ही ऐसा, पाताल, पाताल यानी धरती के अंदर, धरती के अंदर ही जब लावा आपका ठंडा होकर जम जाएगा तो उसे पातालीय चट्टाने कहेंगे। और जब लावा भाई धरातल के बाहर आकर जमेगा तो उसे धरातलीय यानी ज्वालामुखी चट्टाने कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। अब ये रहा, तो जब जो लावा है आपका धरातल के अंदर, जिसे मैग्मा बोलते हैं, धरातल के अंदर जब तक लावा होता है ना तो उसे मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा जब धरातल के अंदर ही ठंडा होता है तो कई आकृतियां बनाता है। तो नंबर 1 आती है, पृथ्वी के अंदर बनते हैं बैथोलिथ। ये मैग्मा का एक बड़ा पिंड होता है जो हमारी गहराई में बनता है, क्रस्ट के अंदर एक गुंबद के आकार का होता है। इसकी ये शेप होती है, ये होती है पृथ्वी के अंदर क्रस्ट में ये वाली शेप का जब मैग्मा जम जाता है तो उसे बैथोलिथ बोलते हैं। इनकी गहराई भाई कई किलोमीटर तक होती है, ग्रेनाइट के बने हुए पिंड होते हैं और मैग्मा के भंडार से ही जमने से ये बनते हैं। सेकंड आते हैं लैकोलिथ, ये भी गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं। रुको 1 मिनट, ठीक है, ये एक नली से जुड़े रहते हैं और धरातल पर जो मिश्रित ज्वालामुखी है होते हैं ना, उनके गुंबद से बनते हैं ये ज्वालामुखी। लैकोलिथ भी गहराई पे पाया जाता है। जो हमारा भारत में कर्नाटक का पठार है उसमें ग्रेनाइट चट्टानों से बनी ऐसी बहुत सारी गुंबद नुमा पहाड़ियाँ मिलती है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट मिश्रित ज्वालामुखी होता है, नीचे ये गुंबद होती है लैकोलिथ। ठीक है, और धरातल पर भी ये देखे जाते हैं। भारत में लैकोलिथ और बैथोलिथ दोनों के अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत सारे देखने को। उसके बाद आता है लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल, ये तीनों आकृतियाँ और जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं। ऊपर उठते हुए लावे का कुछ भाग जब क्षैतिज दिशा में कमजोर धरातल पर चला जाता है तो अलग अलग जम जाता है, तो एक तस्तरी यानी सोसर यानी ये वाली शेप में जब लावा जम जाएगा, जब लावा आपकी ये वाली शेप में जम जाएगा ना धरातल के अंदर, तो उसे बोलते हैं लैपोलिथ। ठीक है, तो इस वाली चीज को क्या बोलते हैं? लैपोलिथ। अब अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनीति और अभिनीति की तल में लावा का जमाव पाया जाता है। अपनीति और अभिनीति क्या होता है? ये होता है, इसे बोलते हैं अपनीति, इसे बोलते हैं अभिनीति। जब लावा आपका अपनीति में जमता है और अभिनीति में जमता है तो लहर नुमा, ठीक है, तो एक लहर नुमा आकृति बन जाती है और इस लहर नुमा आकृति को क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। क्या बोलेंगे? फैकोलिथ। क्या बोलेंगे? फैकोलिथ। समझ में आ गया? बैथोलिथ गुंबद नुमा थे, लैकोलिथ भी गुंबद नुमा थे, लैपोलिथ तस्तरी यानी प्लेट जैसा था, फैकोलिथ आपका लहरदार था। सिल क्या होता है? जब आपका लावा क्षैतिज दिशा में एक चादर के रूप में जम जाएगा, दरारों में घुस के एक चादर के रूप में जम जाएगा, जैसे चादर होती है हमारी, तो उसे सिल या शीट के नाम से जाना जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट कहते हैं और जब घनी मोटाई होती है तब उसे सिल कहते हैं। ठीक है, कम मोटाई वाली शीट होती है, ज़्यादा मोटाई वाली सिल होते हैं। नेक्स्ट आता है डाइक। ये सिल, शीट और डाइक, इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। डाइक क्या होती हैं? देखो, जब लावा आपका चादर की तरह जमता है तब उसे हम शीट या सिल कहते हैं। जब लावा एक दीवार की तरह जमेगा, बिल्कुल सीधी दीवार की तरह जमेगा, ठीक है, लंबवत जमेगा, वर्टिकल जमेगा, तो डाइक बनती है। तो क्या बनेगी? डाइक बनेगी। तो पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, डाइक के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं डक्कन ट्रैप में भी। तो चलिए, अब आ गई हमारे क्वेश्चन की बारी। चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? देखो, ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। देखो, भूकंपीय तरंगे अप्रत्यक्ष है, गुरुत्वाकर्षण अप्रत्यक्ष है, चुंबक तो भी अप्रत्यक्ष है। तो राइट आंसर रहेगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ऑप्शन नंबर गया इज करेक्ट। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का एग्जाम्पल है? शिल्ड, मिस्र, परवाह, कुंड। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, जो दक्कन ट्रैप की शैल समूह है भाई, वो परवाह ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है, यानी लिथोस्फीयर को वर्णित करता है? ऊपरी और निचला मेंटल, गलत। भूपटल और क्रोड, गलत। क्रोड तो आता ही नहीं है, दोनों गलत। भूपटल यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर गया इज करेक्ट।
नेक्स्ट आता है निम्न में से भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव करती हैं। यानी कौन सी भूकंपीय तरंगे जिनसे चट्टानों में संकुचन होता है और फैलाव भी होता है, तो वो है भाई हमारी धरातलीय तरंगे। इन्हीं की वजह से चट्टानों में संकुचन और फैलाव आता है, जिससे हमारा धरातल इफेक्ट होता है, जिससे हमें नुकसान होता है, हमारी इमारतें गिर जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है। वैसे तो 1 बजे आपकी रहेगी, ठीक है, 1 बजे आपका लाइव सेशन रहेगा भाई मेरी तरफ से क्वेश्चन आंसर्स का। तो इस लाइव सेशन के साथ ज़रूर जुड़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 महासागर और महाद्वीपों का वितरण। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।